गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। जैसा कि हम पिछली क्लास में स्वरों के बारे में जान रही थी कि स्वर के भेद कितने हैं और किस किस प्रकार से स्वरों के भेद हैं, जिसमें हमने देखा था स्वर के भेद कि मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। उसके बाद जो स्वरों के भेद हैं वो आज की क्लास में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जब स्वर के भेदों की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो जब मुख आकृति के आधार पर हम स्वर के भेदों की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ हम जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों के भेद करेंगे। यानी कि जो हमारी जीभ है उसके अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाएंगे और जो बीच का मध्य भाग है उससे कौन से स्वर बोले जाते हैं और पीछे का जो भाग है हमारी जीभ का उसके सहायता से कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो देख लेते हैं अग्रभाग के आधार पर हमारी जो जीवा है, जीभ का जो आगे वाला भाग है उससे कौन से स्वर बोले जाते हैं। देखिए याद करने के लिए दो शब्द याद करेंगे, दो वर्ण याद करेंगे, ई और ए। यानी कि ई और ए दोनों ही आ जाएंगे, छोटा ई और बड़ा ई और छोटा ए और बड़ा ए। तो इसलिए अगर हम दो वर्णों को अच्छे से याद रख लें कि ई और ए जो है वो अग्रभाग से बोले जाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करने के लिए। अब हम देखते हैं पश्च भाग। अभी अगले भाग से देखा अग्रभाग, अब बात करते हैं पश्च भाग की, यानी कि जो जीभ का पीछे वाला भाग है उसकी सहायता से कौन से स्वर बोले जाते हैं। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ और डॉक्टर वाला ओ। यानी कि कौन से स्वर की बात कर रहे हैं हम। देखिए हमने पहले तो ई और ए दोनों वाले, छोटा भी और बड़ा भी, पहले दो वर्ण याद कर लेंगे, ई और ए। ये तो हमने देखा कि जीभ के अग्रभाग के आधार पे हैं। अब जो बचे हुए सारे हैं अ को छोड़ देना है, अ को छोड़ देना है। उसके बाद जितने भी बचे हुए हमारे स्वर आते हैं वो हम पश्च भाग में, जीभ के पीछे के भाग में डाल देंगे। ठीक है। अब आता है मध्य भाग कि जो बीच का भाग है मध्य भाग। अब बात ना आगे वाले भाग की कर रहे हैं ना पीछे वाले की, अब बात कर रहे हैं कि जो जीभ का हमारा बीच का मध्य का भाग है उससे कौन सा स्वर बोला जाता है। सिर्फ एक स्वर है अ से अनार। इसके लिए आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो अ है, अगर हम जिह्वा के आधार पे या मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो ये जो अ है इसको हम केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर क्यों बोला? केंद्रीय स्वर सीधी सी बात है, केंद्र मतलब जो मध्य का भाग है। अभी हमने देखा कि मध्य भाग के आधार पे हमने स्वर देखा, तो इसलिए इसको हम चाहे केंद्रीय स्वर कहें चाहे मध्य भाग के आधार पे बोला जाने वाला स्वर कहें, तो हमें पता हो कि वो सिर्फ एक ही हमारा स्वर है अ। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मुखाकृति है उसके आधार पे हमारी जो हमारे मुख में जीभ है उसके आधार पे कौन कौन से स्वर किस प्रकार बोले जाते हैं, किस किस भाग पे बोले जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। मुख खुलने के आधार पे कि कैसे कि जब हम बोलते हैं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, कम खुलता है, ज्यादा खुलता है या थोड़ा कम खुलता है, इस तरह से। ठीक है। मुख खुलने के आधार पे अब स्वरों के भेद देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे संवृत। संवृत मतलब जब संवृत की बात आती है, संवृत स्वर वो वाले स्वर हैं जब हमारा मुख बहुत कम खुलता है, बहुत कम। ठीक है। और दो इसमें स्वर आएंगे, बड़ा ई और बड़ा ऊ, है ना। जब हम ई और ऊ बोलते हैं तो हमारा मुख क्या होता है, बहुत कम खुलता है। ठीक है। तो इसलिए इनको डाल दिया हमने संवृत स्वर में। ठीक है। अब देखते हैं अर्ध संवृत। संवृत में हमने बात की थी जब मुख थोड़ा खुलता है, और अर्ध संवृत में थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। किसकी बजाय? संवृत की, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन संवृत की बजाय थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। ठीक है। इसमें जो स्वर आते हैं वो है हमारे ए, छोटा ए और छोटा ओ। ठीक है। ए और ओ दोनों ही छोटे। ठीक है। ये आते हैं अर्ध संवृत में। पहले संवृत किया, अब अर्ध संवृत। उसके बाद बात करते हैं विवृत की। विवृत स्वर कौन से हैं? विवृत किसे बोलते हैं?
जब हमारा जो मुख है वो बहुत ज्यादा खुलता है। पहले हमने देखा संवृत स्वर, जब मुख कम खुलता है, फिर देखा अर्ध संवृत, थोड़ा सा संवृत से ज्यादा खुला। अब बात कर रहे हैं विवृत, अब बहुत, जब मुंह पूरा खुलता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा खुलता है। तो जो हमारा विवृत स्वर है वो केवल एक ही है, बड़ा ओ ही, औरत वाला ओ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अर्ध विवृत की। ये कौन सी स्थिति है? इन दोनों के बीच की स्थिति है हमारी, ठीक है। इसमें दो शब्द लेंगे हम, वर्ण लेंगे हम, ए और ओ। डॉक्टर वाला ओ है और ए है बड़ा ए, ठीक है। इस प्रकार ये हमने मुख खुलने के आधार पे स्वरों के भेद देखे, जिसमें हमने 4 भेदों की बात की। पहला है संवृत, फिर दूसरा आता है अर्ध संवृत, तीसरा आता है विवृत, और जो चौथा आता है वो आता है अर्ध विवृत, ठीक है। इस प्रकार ये मुख खुलने के आधार पे स्वर के 4 भेद, और मुखाकृति के आधार पे हमने देखे थे स्वर के 3 भेद। अब हम देखते हैं होठों की आकृति के आधार पे स्वर के भेद। ये तो हमने अभी बात की थी मुख खुलने के आधार पे मुखाकृति के, क्योंकि स्वरों के बहुत सारे तरीके से या बहुत सारे प्रकार से स्वरों के भेद किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं होठों की आकृति के आधार पे, यानी कि होठों की आकृति के आधार पे जब स्वरों की बात की जाती है तो इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब जब होठ गोल हो जाते हैं वृत्त की तरह, और अवृत्ताकार में कब कौन से स्वर आते हैं? वो वाले स्वर जिनको बोलते हुए हमारे जो होठ हैं वो वृत्ताकार ना हो, किसी और अन्य आकृति के में वो बदल जाए या भिन्न आकृति हो जाए, ठीक है। होठों की आकृति के आधार पे वृत्ताकार, जब हमारे होठ गोल हो जाएं वृत्त की भांति, है ना, वृत्त गोल होता है ना, हमने देखा है। तो देखते हैं वो कौन कौन से स्वर हैं। ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और डॉक्टर वाला ओ, ठीक है। इनको बोलते हुए हमारा जो मुख है या हमारे जो होठ हैं वो वृत्ताकार अवस्था में होते हैं। अब देखते हैं अवृत्ताकार, इसमें कौन से स्वर आते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, छोटा ए। देखिए याद करने के लिए अ याद कर लीजिए, अ, ई और ए, ये 3 स्वर याद कर लीजिए। अब देखो छोटे बड़े दोनों ही हैं, वो खुद ही याद हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम वृत्ताकार की बात करें, ऊ और ओ को याद रखिए, दोनों ही आएंगे, छोटा ऊ भी बड़ा ऊ भी, ओ में भी छोटा ओ भी और बड़ा ओ भी। अब डॉक्टर वाला ओ इसलिए आ जाएगा जब ओ साउंड कर रहा है, उच्चारित इसी तरह से हो रहा है, तो ये तो उसके साथ ही चलेगा। तो इस तरह से इन दोनों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं मुख विवर और मांसपेशियों के आधार पर स्वर के। मुख विवर यानी कि हमारा जो मुंह है, या इसमें हमने साथ साथ ये भी बात की है कि मांसपेशियां, तो मांसपेशियां मतलब ये जो हमारा मुख है, मुख की जो मांसपेशियां हैं, इनके आधार पे जो स्वर बोले जाएं कि किनको बोलने में हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको जो हम कहें वो शिथिलावस्था में होंगी, या वो दृढ़ अवस्था में होंगी, या फिर वो मध्य अवस्था में होंगी, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। मुख विवर या मांसपेशियों के आधार पे हम स्वरों के 3 भेद करते हैं। 3 भेदों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। शिथिला अवस्था, शिथिल मतलब जब बहुत ज्यादा हमारी मांसपेशियों को बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं होना पड़ता, थोड़ा सा वो रिलैक्स मूड में होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर हैं? अ, ई और उ। देखिए तीनों ही छोटे छोटे स्वर हैं, ठीक है। छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ, क्योंकि इनको आसानी से बोला जा रहा है। हमारे मुंह की जो मांसपेशियां हैं या मुख विवर है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं दृढ़ा अवस्था। दृढ़, थोड़ी सी मजबूती की जरूरत है मांसपेशियों को, थोड़ा सा दृढ़ होकर के बोलेंगे तब इनका उच्चारण होगा, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ, डॉक्टर वाला, ठीक है। ये जो 4 स्वर हैं ये दृढ़ अवस्था में बोले जाते हैं। अब देखते हैं मध्य अवस्था। देखिए पहले शिथिल अवस्था देखी, फिर हमने दृढ़ अवस्था देखी। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से स्वर हैं जो ना तो ज्यादा शिथिल अवस्था में बोले जाते हैं, ना ज्यादा दृढ़ अवस्था में बोले जाते हैं, ठीक है। मध्य अवस्था जिनको बोलते हुए हमारे मुख की होती है, उसमें ए और ओ 2 याद रखिए, फिर छोटा भी वही और बड़ा भी वही, यानी कि ए,
बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये 4 स्वर इसमें आते हैं। ठीक है, तो मुख विवर के आधार पे या मांसपेशियों के आधार पे अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो हमें इसका आंसर देना है कि 3 प्रकार से स्वरों के भेद हैं। कौन कौन से हैं? शिथिलावस्था, फिर दृढ़ अवस्था और फिर मध्यावस्था। ठीक है, और याद करने का बड़ा आसान तरीका कि शिथिलावस्था में हमने छोटे छोटे तीनों स्वर डाल देने हैं, फिर दृढ़ावस्था में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़े डालेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और साथ में हम आगत स्वर जो डॉक्टर वाला ओ है उसको डाल देंगे। ठीक है, फिर अगर मध्यावस्था की बात आएगी तो 2 स्वर याद रखें, ए और ओ, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, इस प्रकार मध्यावस्था के आधार पे या मांसपेशियों के आधार पे मध्यावस्था के ये हमारे 4 स्वर होते हैं। अब हमने ये बहुत सारे तरीके हमने देखे हैं, बहुत सारे भेद स्वर के देखे हैं। अब और थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हम उच्चारण की बात करें या हम कहें कि मात्रा के आधार पे अगर स्वरों के भेद करने हैं तो वो कितने हैं, तो वो भी देख लेते हैं। उच्चारण या मात्रा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो पहला भेद है वो ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा हम कहते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरा हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो ह्रस्व को देख लेते हैं। ह्रस्व पहले हम देखते हैं कि आखिर ह्रस्व होता क्या है, ह्रस्व स्वर कौन से स्वर होते हैं। तो जब हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, क्योंकि उच्चारण की बात कर रहे हैं या मात्रा की बात कर रहे हैं, तो उच्चारण की अगर बात करते तो कहते हैं कि जिन स्वरों को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और अगर हम मात्रा की बात करें तो जब मात्रा की बात करते हैं तो हम ह्रस्व में ये कहते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, जितना समय एक मात्रा को बोलने में लग रहा है उतना समय जिन स्वरों को बोलने में लगेगा वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें 4 हमारे स्वर आते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ठीक है, इनको बोलने में 1 मात्रा जितना समय लगता है, या हम कहते हैं कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दीर्घ स्वर की। देखिए पहले तो हम नाम से ही जान लेते हैं दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ह्रस्व जो स्वर हैं इनको बोलने में कम समय लगता था या 1 मात्रा जितना समय लगता था। तो ये जो दीर्घ स्वर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा है, तो नेचुरल सी बात है ह्रस्व से 2 गुना समय, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 मात्रा जितना समय। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए हमने भी ह्रस्व में 4 स्वरों की बात की थी, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ठीक है, इनके अलावा जितने भी हमारे स्वर बचते हैं, जितने भी हमारे स्वर हैं, जो हमारे 11 स्वर हैं, इन 4 को छोड़ करके बाकी बचे हुए सभी स्वर हमारे दीर्घ में आ जाते हैं। दीर्घ स्वरों की जो वर्गीकरण है उसमें आते हैं। ठीक है, इसको याद रखना बहुत आसान। पहले हमें सिर्फ 4 ये स्वर याद करने हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये आ गए हमारे ह्रस्व में, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है या 1 मात्रा जितना समय लगता है। अब बात की फिर दीर्घ स्वर की। दीर्घ मतलब 2 गुना समय या 2 मात्रा जितना समय। और जो हमारे पहले 4 स्वर हमने याद किए थे उन स्वरों को छोड़ करके बाकी बचे हुए सभी स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और डॉक्टर वाला ओ। ठीक है, ये सभी स्वर मिलकर के दीर्घ में आ जाते हैं। अब हमने 3 भेद किए थे, है ना, उच्चारण या मात्रा के आधार पे 3 भेद देखे थे। तो फिर तीसरा भेद, क्योंकि सारे स्वर तो हमने इन दोनों में ह्रस्व और दीर्घ में ही डाल दिए, अब बचा तीसरा भेद प्लुत स्वर। तो फिर प्लुत स्वर क्या है, अगर हम जानना चाहें, क्योंकि हमने सारे के सारे जो स्वर थे वो सभी हमने ह्रस्व में और दीर्घ में डाल दिए, अब प्लुत स्वर में क्या आएगा। पहले जानते हैं कि प्लुत स्वर में आखिर कितना समय लगता है। तो ह्रस्व से 2 गुना समय दीर्घ में लगा था, और 3 गुना समय जब लगेगा तो वो स्वर कौन से होंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे। या हम ये कहते हैं कि 3 मात्रा जितना समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगेगा वो स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब देखिए
प्लुत स्वर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें याद रखनी है कि कोई भी विशेष ऐसा स्वर नहीं है, कोई विशेष स्वर हम प्लुत स्वर में नहीं लेते हैं कि जिसका हम यहाँ पे क्या कर सकें कि हम ये कह सकें कि ये वाला स्वर है। विशेष रूप से कोई विशेष स्वर नहीं आता है इसमें, बल्कि क्या आता है, प्लुत स्वर के लिए ये एक साइन है, एक चिन्ह है, ये इस तरह से ये प्रयोग हम करते हैं सिर्फ। ठीक है, किस लिए करते हैं? अभी हमने बात की कि 3 गुना समय लगेगा, है ना, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगेगा। तो कैसे, स्वर तो यही ले लेते हैं लेकिन इनको और ज्यादा लंबा कर देते हैं ताकि समय 3 गुना लगे। जैसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बोले राम, राम, है ना, हमने लिया रा को लंबा खींचने के लिए, रा को हमने लंबा खींचा, है ना, रा को हमने लंबा खींचा और फिर बोला राम, है ना, इस तरह से। तो प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग ज्यादातर भावात्मक क्षणों में होता है। ठीक है, या हम किसी संवाद में प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, या किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को आवाज देनी है, तब हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा लंबा खींचते हैं किसी भी हम पहले वाला जो शब्द वर्ण है उसको लंबा जब खींचते हैं तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुनासिक आधार पर स्वर के भेद। अनुनासिक यानी कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी वायु है वो मुख से निकल रही है या नाक से निकल रही है या मुख और नाक दोनों से निकल रही है, उसे बोलते हैं कि अनुनासिक आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, तो अनुनासिक आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। ठीक है, जिसमें हम अनुनासिक को लेते हैं, पहला है अनुनासिक और दूसरा है निर्नानुनासिक। ठीक है, अनुनासिक का मतलब जब वायु, जब श्वास मुख और नाक दोनों से निकल के बाहर आए, ठीक है, तब वो जो स्वर आते हैं वो होते हैं अनुनासिक स्वर। और निर्नानुनासिक, जब जो वायु है जिसका उच्चारण करते हुए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो श्वास वायु है वो मुख से निकले, मुख और नाक दोनों से नहीं निकले, मुख और नाक से दोनों से अगर निकलती है तो वो अनुनासिक है, और अगर केवल मुख से श्वास वायु बाहर आए तो वो निर्नानुनासिक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना हमें, निर्अनुनासिक, यानी कि जो अनुनासिक नहीं है, मुख और नाक दोनों से नहीं हवा आएगी बाहर। ठीक है, श्वास वायु मुख और नाक दोनों से नहीं बल्कि सिर्फ मुख से बाहर आती है। अब स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जब अनुनासिक की बात करते हैं तो वायु कैसे निकलेगी, मुख और नाक दोनों से निकल करके बाहर आती है। और इसमें हम सभी स्वरों को लेते हैं अ से ओ तक के, पर इसमें याद रखना है हमें कि हमेशा इसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, और जब निर्नानुनासिक की बात करेंगे तो जब इसमें भी सभी स्वर आएंगे अ से ओ तक के, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जब इसमें अनुस्वार का प्रयोग ना हो। ठीक है, जो हम सिंपल सी बात करते हैं अ से ओ तक सभी स्वर बिना अनुस्वार के। ठीक है, अगर अनुस्वार है तो अनुनासिक है और अगर अनुस्वार नहीं है तो फिर निर्नानुनासिक है। ठीक है, अब हम घोषत्व के आधार पे देखते हैं स्वर। देखो, जब घोषत्व की बात आती है या घोष की बात आती है तो हम ये कहेंगे कि जो सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर सघोष होते हैं। इसमें अलग अलग वर्गीकरण नहीं बल्कि पूरे के पूरे जो स्वर हैं वो सघोष की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। और प्राण के आधार पे जब हम देखते हैं कि प्राण के आधार पे स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, इनमें जो प्राण है वो कम लगता है, अल्प प्राण। ठीक है, घोषत्व के आधार पे सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने स्वरों के विषय में जाना, स्वर के भेदों के बारे में डिटेल से आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।